दोस्तों ये कहानी है मूवी द ओल्ड गार्ड की जो 2020 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है मोरक्को से, जहां एंडी छुट्टियां मना रही है। एक आदमी बाइक लेकर उसका रास्ता रोक लेता है। यह एंडी का टीममेट बुकर है, जो कि एंडी के लिए एक एंटीक बुक लेकर आया है। बुकर एक नए मिशन की ऑफर लेकर आया है, जो कि उसे एजेंट कॉपली से मिली है। एजेंट कॉपली के लिए उनकी टीम 8 साल पहले इंडोनेशिया में काम कर चुकी है। एंडी एक ही आदमी के लिए दोबारा काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी बाहर आने का खतरा है। फिर भी बुकर उसे इंसिस्ट करता है। दोनों एक होटल पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग तस्वीरें ले रहे होते हैं। एंडी उनकी मदद करने के बहाने अपनी फोटो डिलीट कर देती है। होटल रूम में एंडी अपने बाकी दोनों टीममेट्स निकी और जो से मिलती है। निकी एंडी के लिए एक पुरानी रेसिपी वाली कुकी लेकर आया है। निकी उसे खाकर उसके सारे इंग्रेडिएंट्स सही सही गैस कर लेती है। एंडी बुकर के लाए ऑफर पर अपनी चिंता जाहिर करती है। इस पर टीममेट्स उसे यह कहकर मनाते हैं कि सीक्रेट और जोखिम भरा मिशन करना ही तो उनका काम है, और फिर हम लोगों ने 1 साल से कोई काम भी नहीं किया है। फिर भी एंडी एजेंट कॉपली से मिलकर संतुष्ट होना चाहती है, इसलिए एंडी और बुकर दोनों एक रेस्टोरेंट में उससे मिलते हैं। एजेंट कॉपली, जो कि अपनी वाइफ की कैंसर से लड़ाई और मौत के कारण CIA छोड़ चुका है, अब प्राइवेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करता है। वह साउथ सुडान में आतंकियों द्वारा किडनैप्ड बच्चों को छुड़ाने के लिए एंडी और टीम की मदद चाहता है। US और साउथ सुडान के बीच कोई औपचारिक संधि नहीं है, इसलिए CIA उसके थ्रू ये काम कराना चाहती है। कॉपली मुंहमांगी रकम देने को तैयार है। एंडी बच्चों को बचाने के लिए हामी भर देती है। शातिर कॉपली, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, यह जान जाता है कि वह पूरी बातचीत के दौरान स्नाइपर टारगेट था, और तो वो उसे हाई भी करता है। टीम एक हेलीकॉप्टर से साउथ सुडान पहुंचती है। यहाँ किडनैपर्स ने बच्चों को तगड़े पहरे में रखा हुआ है। एक तरफ के पहरेदारों को निशाना बनाकर टीम आगे बढ़कर फेंसिंग से अंदर दाखिल हो जाती है। रास्ते में आने वाले हर सोल्जर को मारते हुए वे आगे बढ़ते हैं। मेन बिल्डिंग की दीवार में छोटा सा धमाका करके रास्ता बना लेते हैं। यह रास्ता उन्हें सीढ़ियों के थ्रू एक हॉल तक लेकर जाता है, जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। वो एक जाल में फंस चुके हैं। यहाँ कोई किडनैपिंग हुई ही नहीं है। अचानक दर्जन भर सोल्जर्स आकर अपनी ऑटोमेटिक गन्स की मैगजीन इन चारों पर खाली कर देते हैं। चारों की लाशें जमीन पर बिछ गई हैं। लेकिन यह क्या, चारों के घाव भरने लगते हैं। गोलियां उनकी शरीर से छलक कर बाहर आ जाती हैं। वे अपने अपने हथियार लिए उठ खड़े होते हैं। खाली मैगजीन वाली गन लिए सोल्जर्स अवाक हैं। एंडी अपनी प्राचीन हथियार निकाल लेती है। चारों मिलकर ऐसा हमला करते हैं जिसके लिए सोल्जर्स भी तैयार नहीं थे। पासा पलट चुका है। अब सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। एजेंट कॉपली के पास अब एक फुटेज है जिसमें अमर योद्धाओं की टीम का राज है। उसका प्लान काम कर गया है। बाहर आकर बुकर सबसे माफी मांगता है, क्योंकि बच्चों को रेस्क्यू करने के नाम पर उसके कारण टीम के साथ धोखा हुआ है। टीम कॉपली से बदला लेना चाहती है। अफगानिस्तान में सोल्जर नाइल बच्चों से प्यार से पेश आ रही है। उसे एक आतंकवादी की तलाश है। अपने सीनियर के कहने पर वह अपनी एक और साथी को लेकर एक घर में तलाशी के लिए पहुंचती है। यहाँ कई महिलाएं पहले से जमा हैं। नाइल टेररिस्ट की फोटो महिलाओं को दिखाती है। एक महिला तस्वीर देखकर ऐसे किसी के भी घर में होने से इनकार कर देती है, लेकिन साथ ही नजरें एक पर्दे की ओर घुमा लेती है। सोल्जर नाइल इशारा समझ चुकी है। वह भी अपने साथी को सिग्नल करती है। दोनों पर्दे के पास जाकर अलर्ट हो जाते हैं। महिलाएं चुपचाप बाहर निकल रही हैं। अचानक अंदर से फायरिंग होने लगती है। नाइल चार्ज कर देती है और टेररिस्ट को ढेर कर देती है। नाइल आतंकवादी को जिंदा पकड़ना चाहती थी और मदद के लिए अपने साथी को आवाज लगाती है, लेकिन तभी वह टेररिस्ट नाइल के गले में चाकू से जानलेवा वार कर देता है। टीम मालगाड़ी के डिब्बे में सफर कर रही है। यहाँ सभी को एक साथ नाइल का सपना आता है। सभी लोग तुरंत सपने में दिखी सारी डिटेल्स रिकलेक्ट करने लगते हैं, जिससे वह उस जगह का अंदाजा लगा सके जहाँ नाइल पहली बार मरकर जिंदा हुई है। नाइल का सपना आने के कारण चारों जानते हैं कि वह उनमें से एक है। अभी वो कंफ्यूज्ड और परेशान फील कर रही होगी, जैसा कि उनके साथ भी पहली बार में हुआ था। इसलिए एंडी नाइल को बचा कर लाने जाएगी और बाकी टीम फ्रांस में छिपकर एजेंट कॉपली को ढूंढेगी। निकी की बनाई स्केच लेकर एंडी टीम से अलग हो जाती है। इधर निकी को भी टीम मेंबर्स के मेमोरीज सपने में आते हैं। वह चौंक कर जागती है। उसके गले में अब एक खरोच तक का निशान नहीं है। उसके साथी, जिन्होंने उन्हें जानलेवा घाव के साथ बेतहाशा खून में लथपथ देखा था, वो डर और हैरत में है। एजेंट कॉपली डॉक्टर मैरिक के पास पहुंच जाता है, जो कि एक फार्मा कंपनी का मालिक है और खुद भी मानव जीवन को बढ़ाने और हमेशा जवान रहने जैसे रिसर्च पहले से कर रहा है। कॉपली की अमर योद्धाओं की फुटेज देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन रिसर्च के लिए चारों अमर योद्धाओं की डिमांड कर देता है। एजेंट कॉपली ऐसे मुश्किल काम के लिए हामी भर देता है। सोल्जर नाइल को ठीक होने के बावजूद आर्मी ऑफिशियल आगे ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी भेजना चाहते हैं। नाइल नर्वस होकर बेंच पर बैठी है, जहाँ 2 सोल्जर्स उसे लेने आते हैं। यहाँ एंडी भी पहुंचकर दोनों सोल्जर्स से नाइल को बचाती है, और क्योंकि नाइल एंडी को नहीं पहचानती, इसलिए एंडी
नाइल को बेहोश कर अपने साथ ले जाती है। नाइल रास्ते में गाड़ी से कूदकर भागने लगती है। एंडी उसे रोकने के लिए शूट कर देती है। गोली सर के पार निकल जाती है, लेकिन उसके घाव भर जाते हैं और वो फिर उठ खड़ी होती है। वह अब भी एंडी के साथ चलने को तैयार नहीं है, बल्कि एंडी के सीने में चाकू से वार कर देती है, जिससे एंडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी बताती है कि तुम भी एक अमर योद्धा हो, हमारी एक टीम है, अगर तुम भी साथ चलोगी तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंडी एक ड्रग डीलर की इलीगल प्लेन से नाइल के साथ वहां से निकलती है। प्लेन में वह आराम करती है और नाइल को भी प्रेयर छोड़कर आराम करने को कहती है। एंडी जगने पर देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और नाइल गन पॉइंट पर पायलट को लैंड करने को कह रही है, जबकि एंडी का प्लान फ्रांस में टीम के पास जाने का था। एंडी रशियन में पायलट को नाटक करने को कहती है। एंडी पायलट की ओर फायर करती है। नाइल एंडी की ट्रिक और रशियन दोनों नहीं समझती। पायलट मरने और प्लेन लहराने का नाटक करता है। नाइल एंडी के हाथ खोल देती है। पायलट अब नाटक बंद कर देता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। एंडी नाइल के फाइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो जाती है। फाइट में नाइल को चोट लगती है, लेकिन वो घाव भी जल्दी भर जाते हैं। एंडी उसे समझाती है कि वो अब एक आम फौजी नहीं बल्कि एक अमर योद्धा है। पेरिस शहर के बाहर एक सुनसान खंडहर हो चुका चर्च टीम का ठिकाना है। यहाँ डाइनिंग टेबल पर बातचीत से नाइल को पता चलता है कि बॉस एंडी सबसे पुरानी है। बुकर 200 साल पहले टीम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सबसे नया है। वह नेपोलियन के साथ जंग में था। जो और निकी धर्म युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। किसी नए अमर योद्धा के पहली बार मरकर जिंदा होने पर सबको उसके सपने आते हैं, फिर उसे ढूंढा जाता है। वह हमेशा अच्छाई के लिए मिलकर काम करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब उनके जख्म भरने बंद हो जाते हैं। उनके एक पुराने साथी के साथ ऐसा हो चुका है। नाइल रात में एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। वह बताती है कि यह सपना वो कई बार देख चुकी है। एक औरत लोहे के ताबूत में कैद समंदर की तली में पड़ी हुई है। वो जिंदा हो जाती, अपने खून से सने हाथ ताबूत पर मारती, मर जाती और फिर जिंदा हो जाती, फिर डूबकर मर जाती। एक गुस्सा, एक जुनून सवार है उस पर। निकी बताता है कि वह क्वीन है। क्वीन सबसे पहले एंडी को बुरी हालत में मिली थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों की अमर योद्धाओं की जोड़ी बन जाती है। हजारों लड़ाइयाँ उन्होंने पूरी दुनिया में साथ लड़ी। करीब 500 साल पहले दोनों मिलकर उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थीं, जिन पर जादू टोने का आरोप था। बाद में इन्हीं दोनों पर जादू टोने का आरोप लगाकर कैद कर लिया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं, उन्हें मारने की कोशिशें की गईं, लेकिन वो नहीं मरी। लोगों को लगा कि इन्हें अलग करके मारा जा सकता है। फिर उन्होंने क्वीन को लोहे की ताबूत में कैद कर समंदर में फेंक दिया। बाद में एंडी ने बहुत कोशिशों के बाद भी वह जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ क्वीन को फेंका गया था, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। 500 सालों से क्वीन तड़प रही होगी, इसलिए हम में से कोई भी किसी की कैद में नहीं आना चाहते। क्या पागलपन है। यह सब सुनकर डरी हुई नाइल बाहर आ जाती है और उसके पीछे एंडी भी। एंडी नाइल को सुरक्षा का वादा करती है। इतने में चर्च के अंदर एक धमाका होता है। एंडी और नाइल अंदर जाकर देखते हैं तो बुकर पूरी तरह जख्मी पड़ा हुआ है। जो और निकी वहां से गायब हैं। थोड़ी देर बाद बुकर होश में आकर बताता है कि वो लोग मैच देख रहे थे, तभी एक ग्रेनेड आकर फटा और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। ये अटैक एजेंट कॉपली ने कराया था ताकि वो टीम को डॉक्टर मैरिक के पास रिसर्च के लिए सौंप सके। एंडी को ना पाकर एजेंट कॉपली सोल्जर्स को उसे लाने को फिर से ऑर्डर करता है। एंडी को इस बात का अंदाजा हो जाता है। वो नाइल और बुकर को सिग्नल का वेट करने को कहती है और खुद सोल्जर्स से लड़ने के लिए घात लगाकर छिप जाती है। सोल्जर्स के आने पर वह एक गन और तलवार लिए उनके बीच कूद जाती है। सोल्जर्स उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन इसमें एंडी भी चोटिल हो जाती है। एंडी चर्च के बाहर निकलकर सैनिकों को मौत बांट रही है। यह देखकर दूर वैन में बैठा हुआ एजेंट कॉपली भी वहां से भाग जाता है। अब एंडी एक छोटा सा धमाका करती है जो कि उसका सिग्नल है। सिग्नल पाकर बुकर और नाइल बाहर आ जाते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। एंडी और जो एक चार्टर प्लेन तक लाए जाते हैं। उन्होंने बंधे हुए हाथों से ही वैन के सारे सोल्जर्स को मार गिराया है। एंडी और टीम एक खाली खदान में पहुंचते हैं जहां एंडी की सदियों से जमा की गई पुरानी चीजों को नाइल कौतूहल से देख रही है। इधर कॉपली जो और निकी को डॉक्टर मैरिक को सौंप देता है। कॉपली डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि इनसे लिए सैंपल्स और टेस्ट से मानवता का भला हो, लेकिन मैरिक के लिए वो लैब के चूहों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वह कहता है कि वो इन्हें कभी भी आजाद नहीं करेगा। एंडी को एहसास होता है कि उसकी चोट नहीं भर रही। वह खदान से बाहर आ जाती है। बुकर नाइल को फैमिली से दूर रहने की सलाह देता है। वह कहता है कि तुम हमेशा जवान बनी रहोगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली बूढ़ी होगी, बीमार होगी और मरेगी भी। वह मरते वक्त भी तुमसे तुम्हारी जवानी का राज पूछेगी जो कि तुम खुद भी नहीं जानती। लेकिन वो तुम पर भरोसा तो छोड़ो, नफरत करने लगेंगे जो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एंडी अपनी चोट के लिए दवाइयाँ लेने स्टोर पहुंची है, जहां उसे कंफ्यूज देखकर शॉपकीपर उसकी हेल्प कर देती है। एंडी को लगता है कि अब उसका भी समय आ चुका है। डॉक्टर मैरिक कई सारे टेस्ट करवा रहा है। उसे अपने रिसर्च के लिए डीएनए सैंपल सब कुछ मिल चुका है, लेकिन जो और निकी अभी भी तकलीफ में है।
नाइल अपनी फैमिली में लौटना चाहती है। वो एंडी की तरह एक मर्डर मशीन नहीं बन सकती। एंडी बताती है कि वो तो अपनी माँ तक का चेहरा भूल चुकी है। वह क्वीन को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अब जो और निकी को बचाना चाहती है। फाइनली बुकर को एक एड्रेस मिलता है जहाँ तीनों पहुँचते हैं। नाइल यहाँ से अपनी फैमिली के पास जाने के लिए लौट जाती है। आधे रास्ते में नाइल को गन की मैगजीन खाली मिलती है। वह एंडी की हेल्प करने के लिए वापस आ जाती है। एंडी और बुकर कॉपली तक पहुँच जाते हैं। यहाँ बुकर ही एंडी पर गोली चला देता है। असल में बुकर यहाँ कॉपली से मिला हुआ है। कॉपली की बातों में आकर उसे लगता है कि डॉक्टर मैरिक यदि अमरता का रहस्य पता कर लें तो अमर योद्धाओं की मौत का तरीका भी बता सकते हैं, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। एंडी डिसपॉइंट है, उसके घाव भी नहीं भर रहे हैं। यह देखकर बुकर पैनिक हो जाता है। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इतने में डॉक्टर मैरिक वहां पहुंच जाता है। एंडी अब अमर नहीं है, यह जानकर भी वह दोनों को अपने साथ ले जाता है। जब नाइल वापस आती है तो उसे कॉपली से सब कुछ पता चलता है। वह कॉपली के साथ मैरिक हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां उसकी टीम कैद है। कॉपली अपना गेट पास नाइल को थमा देता है और 15th फ्लोर पर जाने को कहता है। दरअसल कॉपली की वाइफ सच में कैंसर से मरी थी। वह टीम से सिर्फ रिसर्च में हेल्प चाहता था, जिससे मानवता का भला हो सके। टीम को ट्रैक करते हुए उसे टीम के सारे अच्छे कामों का भी पता चलता है। अब वह भी प्रायश्चित करना चाहता है। नाइल उसे खून खराबे से पहले निकल जाने को कहती है। 15th फ्लोर पर नाइल को सोल्जर्स मार गिराते हैं। फिर जब वो उसकी आईडी चेक कर रहे होते हैं तब वह दोबारा वार करके उन्हें ही मार डालती है। सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि एक अमर योद्धा आजाद है। आगे जाकर नाइल मैरिक से टकरा जाती है। मैरिक की सिक्योरिटी टीम नाइल पर फायरिंग कर देती है। नाइल घायल होकर लैब पहुंचती है, जहां पहले से ही उसकी टीम कैद है। नाइल अपने साथ एंडी का हथियार भी लाई थी, लेकिन वह मैरिक के हाथ लग जाता है। अब एंडी सभी को पहले की तरह साथ मिलकर लड़ने को कहती है। सभी जानते हैं कि यह एंडी की लास्ट लाइफ है, इसलिए सब उसे प्रोटेक्ट करते हुए बाहर निकलते हैं और उसकी ओर आने वाली गोलियां खुद पर ले लेते हैं। एंडी और टीम के पास धमाका होता है, जिसकी चपेट में आकर निकी और जो घायल हो जाते हैं। यहाँ एक सोल्जर आकर उनसे लड़ता है और निकी के मुंह में गोली दागकर वहां से चला जाता है। निकी कुछ देर बाद जिंदा होकर दोबारा होश में आता है। एंडी एक सोल्जर से कुल्हाड़ी लेकर भिड़ जाती है और मैरिक की लोकेशन निकलवा लेती है। मैरिक एक फ्लोर में अपने गार्ड्स के साथ पीछे दुबका हुआ है। मैरिक के गार्ड्स दरवाजे की ओर अलर्ट हैं, लेकिन जो एक रोप के सहारे झूल कर कांच तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। गार्ड्स का अटेंशन जो की ओर हो जाता है। अब एंडी और नाइल भी अंदर आ जाते हैं। टीम एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार डालती है। टीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चालाक मैरिक खाली लिफ्ट नीचे भेज देता है। एंडी और नाइल वहीं रुकते हैं। बाकी की टीम नीचे मैरिक को ढूंढने जाती है। अचानक मैरिक आ जाता है और एंडी मैरिक की गन पॉइंट पर है। नाइल भी मैरिक पर बंदूक ताने खड़ी है। एंडी नाइल से कहती है कि तुम्हें लगता है इससे रशियन आती है। नाइल प्लेन वाले इंसिडेंट से ट्रिक समझ चुकी है। वह एंडी पर गोली चलाने का नाटक करती है, जिससे झुककर एंडी खुद को बचा लेती है। मैरिक इससे चौंक कर नाइल पर गोलियां चलाता है, जो कि एक वेस्टेज है। अब एंडी अपना वेपन उसके गले में धंसा देती है, जो खुद डॉक्टर मैरिक लेकर आया था। नाइल उसे खींचकर छलांग लगा देती है। वह दोनों एक कार में जाकर गिरते हैं। मैरिक मर चुका है, लेकिन सारी हड्डियां टूट कर जुड़वाने के बाद नाइल फिर जिंदा हो जाती है। नाइल एंडी को उसका हथियार थमाती है और टीम एक कार लेकर वहां से पुलिस के आने के पहले ही निकल जाती है। कुछ समय बाद टीम अपनी एक बार ओपन करती है। यहाँ वह फैसला करते हैं कि बुकर को उसकी धोखेबाजी के लिए सजा मिलनी चाहिए। अब बुकर 100 साल तक टीम से नहीं मिल पाएगा और अकेले रहेगा। तब शायद एंडी भी ना रहे। टीम कॉपली के पास पहुंचकर उसकी रिसर्च देखती है और उसे 2 काम देती है। पहला, वह सारे टीममेट्स की सबूत मिटाता रहेगा ताकि कोई उन्हें उसी की तरह ट्रैक न कर सके। और दूसरा कि वो मानवता के फेवर में टीम की काबिलियत के लायक काम उनके पास लेकर आएगा। कॉपली ये दोनों ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और कहानी अभी के लिए यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।